है स्टूडेंट्स, आज हम एग्ज़ाम में जो स्ट्रेस हो जाता है, एग्ज़ाम टाइम में स्ट्रेस हो जाता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यानी आज हमारा जो टॉपिक है वह है हाउ टू मैनेज स्ट्रेस ड्यूरिंग एग्ज़ाम टाइम। एग्ज़ाम टाइम में हम स्ट्रेस को किस तरीके से मैनेज करें। तो आज देखो हमें इस टॉपिक पे 4 आइटम देखने हैं। एक तो देखना है कि किस टाइप के स्टूडेंट्स में स्ट्रेस अराइज होता है, दूसरा स्ट्रेस से हमें क्या नुकसान होता है, तीसरा है कि स्ट्रेस होने के क्या रीजंस हैं, और चौथा है कि उसको किस तरीके से मैनेज किया जाए। ये 4 आइटम पे अपन डिस्कस करेंगे। तो देखो सबसे पहला है कि स्ट्रेस किस टाइप के स्टूडेंट्स में होता है। तो स्टूडेंट्स एवरेज भी होते हैं, इंटेलिजेंट भी होते हैं, हाई स्कोरर भी होते हैं। लेकिन मैंने चीज़ ऑब्जर्व किया है मेरे पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे कि जो नॉर्मली जो स्ट्रेस राइज होता है वो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स में स्ट्रेस राइज होता है। जो एवरेज स्टूडेंट है उसमें स्ट्रेस बहुत कम बच्चों में राइज होता है। मेनली स्ट्रेस जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट होते हैं उनमें राइज होता है। तो ऐसे केस में आगे हमें देखना होगा कि जब स्ट्रेस राइज हो जाता है तो स्ट्रेस के हमें नुकसान क्या होते हैं, स्ट्रेस से हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है। तो देखो स्ट्रेस जिस पीरियड में हमें रहता है, जिस पीरियड में हमें स्ट्रेस रहता है एग्जाम में, उस पीरियड में हम ढंग से स्टडी नहीं कर पाते हैं, या कोई बच्चे का रिवीजन करने का टाइम चल रहा है तो वो रिवीजन नहीं कर पाता है। तो उसका इफेक्ट ये आता है कि या तो वो जितना परफॉर्मेंस कर सकता है उतनी परफॉर्मेंस उसकी नहीं आती, या फिर वो अनसक्सेसफुल हो जाता है। इसलिए इतनी प्रॉब्लम्स की वजह से ये बहुत ज़रूरी है कि हम स्ट्रेस मैनेज कैसे करें, इस टॉपिक पे हम थोड़ा ध्यान दें। तो देखो स्ट्रेस का रीजन क्या है। थर्ड आइटम हम देखने वाले थे टॉपिक में, ये था कि रीजन ऑफ स्ट्रेस, कि स्ट्रेस किस वजह से अराइज होता है। तो देखो स्ट्रेस अराइज होने का तो बस एक ही रीजन है कि आपने क्या टारगेट सेट कर रखा है और आपकी परफॉर्मेंस क्या आ रही है। इन दोनों में मिसमैचिंग। आपने टारगेट ज़्यादा सेट कर रखा है, परफॉर्मेंस उतनी नहीं आ रही है, तो आप में स्ट्रेस अराइज हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई आईआईटी का स्टूडेंट है और उसने टारगेट सेट किया है कि मेरे टॉप 10 में रैंक आनी चाहिए, और उसकी परफॉर्मेंस चल रही है वो 5000 रैंक के आसपास चल रही है, उसमें स्ट्रेस आ जाएगा। लेकिन एक दूसरा स्टूडेंट जिसने टारगेट सेट किया है 10,000 रैंक का, और उसके जो अभी की परफॉर्मेंस आ रही है 9000 पे, तो उसको स्ट्रेस नहीं होगा। उसी तरीके से अगर किसी बच्चे ने सीए कर रहा है, उसने सोचा है कि साहब मेरे को तो फर्स्ट रैंक चाहिए, उसकी परफॉर्मेंस आ रही है 10th रैंक के लाइक, यानी उसमें स्ट्रेस राइज हो जाएगा। और किसी बच्चे ने सोचा है कि मेरे को रैंक नहीं लानी और उसकी परफॉर्मेंस उसके अकॉर्डिंगली चल रही है, तो उसको स्ट्रेस राइज नहीं होगा। तो देखो इसमें बेसिक रीजन है स्ट्रेस का कि जो टारगेट आपने सेट किया है उस टारगेट के अकॉर्डिंगली आपकी परफॉर्मेंस आ रही है या नहीं आ रही है। तो अगर परफॉर्मेंस नहीं आ रही उसके अकॉर्डिंगली तो आप में स्ट्रेस राइज हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 चीज़ हमें डिस्कस करनी है कि एक तो हमारा टारगेट और दूसरा है जो है परफॉर्मेंस। तो हम टारगेट की बात करें तो आप जो टारगेट आप लोगों को सेट करना चाहिए जिसके बेसिस पे स्ट्रेस नहीं आए, तो उसमें एक तो आपको पास्ट जो आपका रिकॉर्ड है, पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड है, पास्ट एग्जाम्स में जो मार्क्स आए हुए हैं, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि पास्ट एग्जाम में आपके मान लीजिए मार्क्स काफ़ी कम हैं और आप फिर बड़ा टारगेट रख के चलते हैं तो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। हालांकि ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर किसी का पास्ट में कम स्कोर है तो भी हो सकता है किसी पर्टिकुलर रीजन की वजह से उसका स्कोर कम आया हो, लेकिन उसमें कैपेबिलिटी हो तो वो हाई टारगेट रख सकता है। तो जो टारगेट जो बच्चा रखता है वो रखता है एक तो अपने पास्ट एक्सपीरियंस के पर, पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे। दूसरा है कि जो अपने टीचर्स हैं या फैकल्टीज है या उनके अपने मेंटोर हैं, उनकी कंसल्टेशन से उसको टारगेट रखता है। और अगर ऐसा नहीं करता तो वो अपना प्रॉपर टारगेट सेट नहीं कर पाएगा। तो कुल मिला के जो टारगेट सेट होने चाहिए, टारगेट सेट, पास्ट एक्सपीरियंस और फैकल्टी या आपके टीचर्स या आपके मेंटोर, इनकी कंसल्टेंसी से, यानी इनसे आप ओपिनियन लेके आपको टारगेट सेट करने चाहिए। और आपने अगर डिफरेंट टारगेट सेट कर लिए हैं, ज़्यादा कम टारगेट सेट कर लिए हैं, तो उससे प्रॉब्लम ये आएगी। अगर मान लीजिए आप में कैपेबिलिटी ज़्यादा है और आपने कम टारगेट सेट किया
तो इसका मतलब है कि आपको अंडर परफॉर्मेंस मिलेगी और आपने ज़्यादा टारगेट सेट कर लिया तो एग्जाम में स्ट्रेस राइज हो जाएगी। इसलिए अपने को टारगेट सेट करते समय बहुत सावधानी बरतनी ज़रूरी है। अपने को जल्दीबाजी में टारगेट सेट नहीं करने चाहिए। ये सब लोगों की राय लेके, स्पेशली जो एक्सपर्ट्स हैं, टीचर्स वगैरह हैं, उनकी राय लेके आपको टारगेट सेट करने चाहिए। दूसरा है कि परफॉर्मेंस में दो वजह से परफॉर्मेंस हमारी डाउन आ सकती है। या तो है कि जितना स्टडी रिक्वायर्ड है उतनी स्टडी आप नहीं कर पा रहे हो, जितनी स्टडी चाहिए उतनी स्टडी नहीं कर पा रहे हो, तो आपकी परफॉर्मेंस बिलो जाएगी और आप में स्ट्रेस राइज होगा। या फिर आप मेहनत बहुत कर रहे हो, स्टडी बहुत कर रहे हो, लेकिन आपका जो गाइडेंस है वो प्रॉपर नहीं है। आपको जिस तरीके से प्लान करनी चाहिए, जिस तरीके से वर्किंग करनी चाहिए, वो गाइडेंस प्रॉपर नहीं है, तो उस वजह से भी आपका टाइम डिवोट करने के बावजूद भी आपकी प्रोग्रेस डाउन आएगी। तो प्रोग्रेस डाउन आने के दो रीजन हैं। या तो आप प्रॉपर स्टडी नहीं कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं अच्छी हार्ड स्टडी भी कर रहे हैं लेकिन प्रॉपर गाइडेंस में नहीं कर रहे हैं, तो आपको स्ट्रेस अराइज होगा। अब ऐसे केस में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हम देख के चलते हैं कि स्ट्रेस को किस तरीके से मैनेज किया जाए। तो देखो, स्ट्रेस मैनेज करने के लिए दो रीजन की वजह से आपका स्ट्रेस अराइज होता है, तो उन रीजन्स को हमें हटाना पड़ेगा। जैसे टारगेट वर्सेस प्रोग्रेस, यानी टारगेट को हमें रिव्यू करना होगा। आपको ये देखना होगा कि जो टारगेट जो है वो आपने सही सेट करें कि नहीं करें हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका परफॉर्मेंस ज़्यादा आ सकता है लेकिन आपने कम टारगेट सेट कर लिया हो। कई बार क्या होता है कि जैसे एक बच्चे के 10th 12th तक अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, बाद में कोई प्रोफेशनल कोर्स में आया और एक सही गाइडेंस उसको नहीं मिली और उसकी वजह से उसको डिफीट खानी पड़ी, या अपनी परफॉर्मेंस जितनी कैपेबिलिटी थी उतनी नहीं मिली, तो उसमें एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप हो जाता है। उसको लगता है कि मेरी परफॉर्मेंस नहीं आ सकती है। तो ऐसे केस में वो टारगेट कम सेट कर लेता है, तो आगे लाइफ लॉन्ग उसका टारगेट छोटा हो जाता है और वो टारगेट वो अपने जो डिजायर्ड परफॉर्मेंस कर सकता है उतना अचीवमेंट नहीं कर पाता। या अगर मान लीजिए उसने ज़्यादा टारगेट सेट कर लिया है, तो ऐसे केस में उसको रिव्यू करना पड़ेगा कि मैं जितनी मेहनत कर सकता हूँ, प्रॉपर गाइडेंस में मेहनत कर सकता हूँ, उसके अकॉर्डिंगली टारगेट कहीं ज़्यादा तो नहीं है। अगर आपका टारगेट ज़्यादा है तो टारगेट आपको रिवाइज करके थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। और रही बात कि आपकी परफॉर्मेंस की, कि परफॉर्मेंस अगर मान लीजिए आप दो रीज़न की वजह से डाउन होती है। या तो आप प्रॉपर टाइम डिवोट नहीं कर रहे हो, तो जितना टाइम चाहिए उतना टाइम नहीं लगा रहे हो, आप कम टाइम डिवोट कर रहे हो, तो आपको थोड़ा सा टाइम इंक्रीज करना पड़ेगा, स्टडी करने का टाइम बढ़ा हुआ आप। और अगर मान लीजिए टाइम आप काफ़ी टाइम प्रोवाइड कर रहे हो आप, लेकिन आपका परफॉर्मेंस नहीं आ रहा, तो आपको गाइडेंस की कमी है, तो आपको प्रॉपर गाइडेंस में रह के वर्क करना पड़ेगा। तो ये दोनों चीज़ें जो आपको टारगेट रिव्यू प्लस जो परफॉर्मेंस इवेल्युएशन है, दोनों चीज़ों के लिए आपको क्या करना है कि देखो, दोनों चीज़ों के लिए आपको अपने टीचर से कंसल्ट करना चाहिए, अपनी जो फैकल्टीज है जो आपको पढ़ा रही है उनसे कंसल्टेंसी लेनी चाहिए, और स्पेशली जो आपका मेंटोर है उससे कंसल्टेंसी लेनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई स्कूल में बच्चा या कोई प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन प्रोफेशनल कोर्स कर रहा है, तो प्रोफेशनल कोर्स में डिफरेंट फैकल्टीज होती है और ग्रुप जो है इंस्टीट्यूट का हेड होता है। तो फैकल्टीज अपने अपने सब्जेक्ट के बारे में आपको गाइडेंस कर सकती है, लेकिन जो इंस्टीट्यूट का हेड है वो आपको पूरे सब्जेक्ट के बारे में ओवरऑल प्लानिंग करा सकता है। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अपने जो टीचर्स हैं, फैकल्टीज है, या जो मेंटोर आपका इंस्टीट्यूशन हेड है, उनसे आप बैठ के और अपने कैपेबिलिटीज़ और जो आपको प्रॉब्लम्स आ रही है, क्या क्या दिक्कत आ रही है, उसको बैठ के डिस्कस करना चाहिए। और डिस्कस करने से आपको ये पता चल जाएगा कि आपको टारगेट में चेंज करना है, या आपकी परफॉर्मेंस में टाइम इंक्रीज करना है, या फिर आप प्रॉपर गाइडेंस में नहीं चल रहे, जिस तरीके से वर्क कर रहे हो उस पर थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज करना है। ये चीज़ आपको बताएगी आपके टीचर, आपकी फैकल्टी या आपका मेंटोर। और देखो, कई बार क्या होता है कि बच्चा सोचता है कि मैं अपने बारे में ज़्यादा जज कर लेता हूँ, लेकिन आप जो है वो पहली बार एग्जाम दोगे, और जो आपका टीचर है, मेंटोर है, या जो फैकल्टीज है, वो उनका एक्सपीरियंस काम आता है। उन्होंने बहुत सारे बच्चे डिफरेंट सिचुएशन में गुजरते हुए देखे हैं।
तो किस बच्चे को किस तरीके से स्ट्रेस आ रहा है, किसको किस तरीके से स्ट्रेस रिलीज हो रहा है, उनका पास्ट एक्सपीरियंस बहुत हेल्प करता है। जैसे एक सीनियर डॉक्टर होता है, तो सीनियर डॉक्टर मरीज को देख के बता देता है कि इसमें क्या प्रॉब्लम है और उसका इलाज क्या होगा, और एक नया डॉक्टर है वो उतना आसानी से नहीं बता पाएगा क्योंकि उसका एक्सपीरियंस कम है। तो जितने स्टूडेंट्स किसी टीचर ने निकाल दिए, जितने स्टूडेंट्स को वो गाइड कर चुका है, उतने स्टूडेंट से उसका एक्सपीरियंस डेवलप होता जाता है और पता चले कि साहब उसने अगर 1000 स्टूडेंट को गाइड किया है तो 1000 में क्या प्रॉब्लम आती है, क्या नहीं आती है, उनका धीरे धीरे एक्सपीरियंस की लिस्ट बनती जाती है और वो किसी बच्चे का किस तरीके से मतलब वो परफॉर्मेंस कर पाएगा, उसको टारगेट चेंज करना होगा या उसको टाइम इंक्रीज करना होगा या अपना जो डायरेक्शन चेंज करना होगा, ये आपका मेंटोर आपको ढंग से बता सकता है। इसलिए आप लोग कंटिन्यूटी में अपने जो मेंटोर हैं उनसे आप रेगुलर टच में रहें। आप विजिट करके और वहाँ जा सकते हो तो वहाँ जाके आप कंसल्टेंसी लें और अपना परफॉर्मेंस जो टारगेट डिस्कस करें। और अगर मान लीजिए आप रेगुलर विजिट नहीं कर सकते तो आप टेलीफोनिकली टच में रहकर अपना स्ट्रेस जो है ये टारगेट में या परफॉर्मेंस में चेंज कर सकते हैं। इसलिए आप जब दूसरों से कंसल्ट करोगे, कई बार बच्चा अपने हिसाब से चलता रहता है और उसको अपनी परफॉर्मेंस का यानी अपनी कैपेबिलिटीज का पूरा पता नहीं होता है, लेकिन जो दूसरा पर्सन है इस टाइप के स्टूडेंट्स को डील कर रहा है, उनको पता होता है किस तरीके से ये कौन सा स्टूडेंट किस तरीके से प्रोग्रेस कर सकता है, किस तरीके से नहीं कर सकता, तो वो चीज़ें आपको अपने मेंटोर से करना पड़ेगा। इवन जैसे मैं अपने खुद की बात करूं तो मैं अपने स्टूडेंट्स को, जितने भी स्टूडेंट्स हमारे VSI में पढ़ते हैं, सबके पास मेरे टेलीफोन नंबर है। वो जो भी प्रॉब्लम आती है मेरे से कांटेक्ट करते हैं, चाहे दिन हो रात हो, मैं उनकी एक एक प्रॉब्लम को सोल्व करता हूँ। कई बार ऐसा लगता है कि बच्चे को लगता है कि साहब मैं तो बहुत हैवी प्रॉब्लम में हूँ और मेरे को 1 मिनट का टाइम लगता है उसको केवल बताने के लिए कि तुम्हें ऐसा नहीं ऐसा करना है, बस इतना सा कहा और उसका पूरा प्रॉब्लम सोल्व हो जाता है। कि जिससे कई बार मान लीजिए पूरा कोई पाइप है और पाइप में एक जगह ब्लॉकेज आया हुआ है, पूरा पाइप खाली पड़ा हुआ है, लेकिन उस ब्लॉकेज को हटा दो तो पानी फ्लो में निकल जाएगा। उसी तरीके से अगर बच्चे को कई बार हर्डल आ गया तो मेंटोर उसको थोड़ा सा एक डायरेक्शन चेंज करेगा, हल्का सा, जो उसके लिए बिल्कुल मामूली सा काम है और बच्चे की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी और माइंड प्रेशर फ्री हो जाएगा। और जब प्रेशर फ्री माइंड होता है तो स्टडी में अच्छा मन लगता है, रिवीजन में अच्छा मन लगता है, परफॉर्मेंस अच्छी आती है। और अगर मान लीजिए आप स्ट्रेस में हैं तो स्ट्रेस की वजह से आपका काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा और काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा तो उसमें आप परफॉर्मेंस नहीं कर पाओगे। इसलिए आप कंटिन्यू आप अपने टीचर से, फैकल्टी से और मेंटोर से कंसल्टेंसी ले और जो टारगेट और जो परफॉर्मेंस आपने सेट कर रखी है, जो आप परफॉर्मेंस कर रहे हो, इसको टाइम टू टाइम रिव्यू करते रहो। हो सकता है कि आपको जो है आने वाले टाइम में जैसे आप पे परफॉर्मेंस बढ़ती जाती है आपको टारगेट इंक्रीज करने हों या मान लीजिए अकॉर्डिंगली परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हो तो टारगेट डिक्रीज करने हों, तो ये आप रेगुलरली टच में रहें और आप लोगों से बातें भी करते रहें। ये नहीं कि अकेले अकेले मतलब घुट के और अपना जो है टाइम और जो माइंड है वो वेस्ट नहीं करें। तो आप आराम से और फ्री माइंड से एग्जाम में रहें और आप अच्छी तरीके से एग्जाम पास करें। थैंक यू।